रमेश गांव में साइकिल पर चिकन बिरयानी बेचा करता था। रमेश और उसकी बीवी सीता घर में चिकन बिरयानी बनाते और बाद में रमेश उसे बेचने जाता था। एक बार रमेश दूसरे गांव चिकन बिरयानी बेचने गया था। उसे गांव में वापस आने के लिए देरी हो जाती है। तब रमेश सोचता है, अरे आज तो बिरयानी बेचने में ज्यादा ही समय लग गया, अंधेरा भी काफी हो गया। घर पर सीता मेरा इंतजार कर रही होगी। जंगल के रास्ते जाऊंगा तो गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर रमेश जंगल के रास्ते से ही गांव में जाने लगता है। उसके पास थोड़ी चिकन बिरयानी बची हुई थी। रमेश बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाता था। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था जहां पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल को चिकन बिरयानी की सुगंध आती है। तब वो कहती है, अरे वाह, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। सुगंध से मेरी तो भूख और भी बढ़ गई। चलो देखती हूँ कि आखिर इस आदमी के पास खाने की कौन सी चीज है। ऐसा कहकर वो भूखी चुड़ैल रमेश का पीछा करती है। रमेश का पीछा करते करते चुड़ैल भी उसके घर तक आ जाती है। घर में सीता रमेश की राह देख रही थी। तब रमेश कहता है, सीता बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोसो। अरे हाँ, थोड़ी चिकन बिरयानी भी बची हुई है, उसे भी निकालना, हम दोनों मिलकर खाएंगे। यह सुनते ही सीता से पहले ही भूखी चुड़ैल वो बची हुई चिकन बिरयानी खा जाती है। बिरयानी खाकर चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है। अच्छा, तो इसे चिकन बिरयानी कहते हैं और इस आदमी का नाम रमेश है। पर वाह, मजा आ गया चिकन बिरयानी खाकर। अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश के घर के बाहर ही सो जाती है। सीता जब बिरयानी का बर्तन देखती है तो वो खाली रहता है। ये देख सीता कहती है, अरे आप कह रहे थे कि बिरयानी बची हुई है, पर देखो ये बर्तन तो खाली है। आप भी ना कभी कभी सब भूल जाते हो। चलो अब घर के ही दाल चावल खा लेते हैं। अरे नहीं सीता, बर्तन में बिरयानी थी। मेरी बिरयानी मैंने कितनी बेची और कितनी नहीं, ये मुझे पता होगा ना। तब वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन घर के काम करके रमेश और सीता चिकन बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। चिकन बिरयानी चूल्हे पर पक रही थी। चुड़ैल भी अभी तक रमेश के घर पर ही थी। उसे बिरयानी की सुगंध आती है। तब वो जाग जाती है और कहती है, अरे वाह, फिर से वही सुगंध। लगता है रमेश फिर से चिकन बिरयानी बना रहा है। आज तो मैं पूरी की पूरी बिरयानी खत्म कर लूंगी। चुड़ैल बिरयानी बनने का इंतजार करती है और जैसे ही बिरयानी बन जाती है वो उस पर टूट पड़ती है। रमेश तैयार होकर चिकन बिरयानी बेचने के लिए जाता है, पर बिरयानी का खाली बर्तन देख वो चिल्लाता है, सीता, अरे ओ सीता, जल्दी से यहाँ आओ। देखो हमारी चिकन बिरयानी गायब हो गई है। ये सब कैसे हो गया है? किसने किया? रमेश के चिल्लाने से सीता वहाँ भागी भागी आती है। वो भी बिरयानी का खाली बर्तन देखकर चौंक जाती है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। रमेश तो नुकसान होने की वजह से परेशान हो जाता है। तब सीता उसे समझाती है, लगता है किसी ने हमारी बिरयानी चुराई है। आप चिंता न करें, कल हम उस चोर को पकड़ ही लेंगे। उस दिन रमेश का बहुत नुकसान हो जाता है। दूसरे दिन फिर से रमेश घर में चिकन बिरयानी बनाता है। रमेश चिकन बिरयानी पर नजर रखे रहता है। तभी वहाँ वो चुड़ैल आती है। वो चुड़ैल बिरयानी खाने लगती है। तब चुड़ैल रमेश को दिखाई नहीं देती, पर बर्तन खाली होते हुए वो देख लेता है। तब वो घबरा जाता है और कहता है, अरे सीता, यहाँ कोई भूत या चुड़ैल है जो हमारी बिरयानी खा रही है। यह सब सुनकर सीता तो घबरा जाती है और सीता के कहने से रमेश शाम को एक साधु बाबा को वहाँ लेकर आते हैं। रमेश साधु बाबा को सारी बात बताता है। तब वो अपनी अंतरात्मा से जान जाते हैं और कहते हैं, बेटा, ये एक भूखी चुड़ैल है जो तुम्हारी बिरयानी खा रही है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे अपने वश में करता हूँ। ए चुड़ैल, सामने आओ। क्यों इन मासूमों का नुकसान कर रही हो? सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। बाबा की बातें सुनकर चुड़ैल सामने आती है और कहती है, नहीं नहीं बाबा, मुझे कैद मत करो। मुझे रमेश के हाथों की चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ तक आई। पर अगर रमेश ने मुझे रोज चिकन बिरयानी देने का वादा किया तो मैं अपने बरगद के पेड़ पर वापस चली जाऊंगी। क्या मेरी चिकन बिरयानी इंसान तो क्या?
चुड़ैल को भी पसंद आने लगी। सुनो चुड़ैल, मैं अब तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें रोज चिकन बिरयानी दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से चली जाओ। उस दिन से रमेश चुड़ैल को रोज चिकन बिरयानी देकर ही काम पर जाने लगा। पर इस वजह से रमेश की बहुत ही तरक्की होने लगती है। उसका बिरयानी का व्यापार बढ़ जाता है और तब रमेश खुद का चिकन बिरयानी का होटल शुरू करके खुशी से रहने लगता है। पोटैटो चिप्स वाला। केदार बड़ा ही होनहार लड़का था। उसे अपना खुद का व्यापार शुरू करना था, लेकिन घर की हालत उसके बड़ी ही खराब थी। वो अपने व्यापार के लिए बैंक से कर्जा लेने का ठान लेता है। वो व्यापार का प्रपोजल बनाकर बैंक में घूमता है। घर में केदार के पिताजी उसके ऐसे घूमने की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं। एक दिन वो कहते हैं, अरे केदार, ये क्या लगा रखा है कि व्यापार ही करेगा? व्यापार के लिए ना घर में पैसे है और ना ही गिरवी रखने के लिए कुछ। यूं कब तक बैंकों के चक्कर काटते रहोगे बेटा? ये सब छोड़ो और मेरे साथ काम पर चलो कल से। ये क्या जी, उसे व्यापार करना है तो कोशिश करने दीजिए। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। हमें तो उसका हौसला बढ़ाना होगा। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, पर हमारे पास हौसला तो है ना। ऐसा कहकर केदार की माँ उसे दिलासा देती रहती है। एक दिन केदार उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। दिन भर बैंक के चक्कर काटने की वजह से उसे भूख भी लगी थी। तभी वहां सुधाकर नाम का पोटैटो चिप्स वाला आता है। पोटैटो चिप्स ले लो, पोटैटो चिप्स। तब केदार सुधाकर को बुलाकर कहता है, सुनिए चाचा जी, जरा एक पॉकेट देना। कितने का है ये पॉकेट? बेटा 10 रुपए का है ये लो। केदार उसे 10 रुपए देकर पोटैटो चिप्स खरीद कर खाने लगता है। उसे उन पोटैटो चिप्स का स्वाद बहुत ही पसंद आता है। थोड़ी देर बाद केदार को फिर से रास्ते में सुधाकर दिखाई देता है। वो बचे हुए पोटैटो चिप्स को गरीब लोगों में बांट रहा था। तब केदार सुधाकर के पास जाकर कहता है, अरे चाचा जी, आप ये इतने अच्छे चिप्स गरीबों में क्यों बांट रहे हो? अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। शाम तक जितने भी चिप्स बच जाते हैं, मैं वो फेंकने की बजाय गरीबों में बांट देता हूँ। दूसरे दिन फिर से अपने हाथों से फ्रेश चिप्स बनाकर बेचता हूँ। केदार सुधाकर की ये बात सुन के बहुत ही प्रभावित होता है। रात भर वो इसी सोच में रहता है, मैं मेरा व्यापार ऐसे छोटे छोटे व्यापार से बड़ा कर सकता हूँ। इसके लिए तो ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कल ही चाचा जी से बात करता हूँ। मेरे पास पोटैटो चिप्स का व्यापार करने का अच्छा आइडिया आया है। ये सोचकर दूसरे दिन केदार सुधाकर के घर जाता है। सुधाकर घर में अपने हाथों से चिप्स बना रहा था। घर के बाहर तक चिप्स की महक आ रही थी। तब केदार सुधाकर से कहता है, चाचा जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे आपको यूं घूम घूम कर पोटैटो चिप्स बेचना नहीं पड़ेगा और हम हमारा व्यापार बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बस आप चिप्स बना कर दीजिए और जितना भी मुनाफा आता है उसमें 10% मुझे दीजिए। इस तरह सुधाकर भी केदार की बात मानता है। केदार पहले दिन चिप्स के पॉकेट गांव में हर एक जगह पर बेचता है। उस दिन पूरे चिप्स पॉकेट बिक जाते हैं। सुधाकर 10% के हिसाब से उसे पैसे देता है। उस दिन के जितने भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो चिप्स के लिए अच्छी पॉकेट खरीदता है। दूसरे दिन उन पॉकेट्स में चिप्स भरकर वो एक दुकान में जाता है और उस दुकान के मालिक से कहता है, सुनिए दुकानदार साहब, ये मेरे चिप्स के पॉकेट है। आप इसे अपने दुकान में बेचिए। समझिए कि ये सैंपल पीस है, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए। अरे भाई, यहाँ बड़े बड़े कंपनी के चिप्स पॉकेट कोई नहीं खरीद रहा, तो तुम्हारा ये चिप्स कौन खरीदेगा? लेकिन तुम इतना कह रहे हो, इसलिए मैं रखता हूँ, देखता हूँ कितना बिकता है या नहीं। ऐसा कहकर दुकानदार वो चिप्स के पॉकेट अपनी दुकान में रख लेता है। केदार दूसरे दिन फिर से उसी दुकान में जाता है। तब दुकानदार कहता है, अरे भाई, एक ही दिन में सारे के सारे चिप्स के पॉकेट बिक गए। लोगों को तुम्हारे चिप्स का स्वाद बहुत पसंद आया। तुम्हारे चिप्स की तो डिमांड बढ़ गई है। ये लो भाई पैसे और मुझे और ज्यादा चिप्स के पैकेट ला दो। बस केदार को भी यही चाहिए था। ये सुनकर केदार बहुत खुश हो जाता है और सुधाकर को सारी बात बताता है। सुधाकर अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक मजदूर को रखता है। वो उन्हें चिप्स बनाना सिखाता है। केदार दुकान दुकान जाकर चिप्स के ऑर्डर लेने लगता है। देखते ही देखते उनका चिप्स का व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। कम लागत में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है।
और साल भर में ही केदार की पोटैटो चिप्स बनाने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है, जिसकी डिमांड शहर से तो क्या विदेश से भी आने लगती है। इस तरह केदार सुधाकर को अपने साथ अपने बड़े घर में रखता है। उसके माँ बाप भी केदार की इस तरक्की से बहुत खुश हो जाते हैं।